हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 सितंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए किसी भी लैंग्वेज में या हिंदी में या इंग्लिश में, आप नेशनल एडिशन को प्रेफरेंस देंगे। नेशनल एडिशन में जो न्यूज़ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मतलब की होती हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ होती हैं। लोकल न्यूज़ का इसमें कोई प्रमुखता से इसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो हम ले रहे हैं वो है एशियन गेम्स में पहले दिन भारत की चांदी, जीते 5 पदक। देखिए, चीन के जो हांगजू शहर में 19वें एशियंस गेम्स हो रहे हैं उसमें पहला दिन भारत के लिए अच्छा रहा और उन्होंने टोटल 5 पदक इसमें जीते हैं। इसमें अर्जुन अरविंद की जोड़ी ने हांगजू में देश को दिलाया पहला पदक। 10 मीटर एयर राइफल में महिला टीम दूसरे स्थान पर रही है, जो चीन से थोड़े से ही सेकंड से पीछे रही थी, नंबर से पीछे रही थी। महिला क्रिकेट टीम ने भी फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है और फाइनल में उसका मुकाबला श्रीलंका से है। पुरुष हॉकी में भारत की दमदार शुरुआत रही, उसने उज्बेकिस्तान को 16-0 से हरा दिया है। अब न्यूज़ को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि इसमें 3 रजत पदक जीते गए हैं और 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। रोइंग की लाइट वेट डबल्स स्कल्स स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने दूसरे स्थान पर रहते हुए हांगजू में देश का पहला पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 28 सेकंड का समय लेते हुए ये रजत पदक जीता है। पुरुषों की कॉक्स 8 स्पर्धा के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को कड़ी टक्कर दी। नीरज, नरेश, नीतीश और चरणजीत सिंह, भीम सिंह, जसविंदर सिंह, आशीष व पुनीत कुमार ने 5 मिनट 43 सेकंड का समय लेते हुए दूसरा रजत पदक इसमें जीता है और उम्मीद है आज भी भारत कई पदक जीतेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मोटो जीपी भारत में मार्को बेजकी बने चैंपियन। देखिए, तो बुद्धा सर्किट यानी ग्रेटर नोएडा के बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट यानी कि BIC पर जो रफ्तार का रोमांच है वो 10 वर्षों बाद हो रहा है। इससे पहले ये 2013 में आयोजित हुआ था और एक दमदार वापसी हुई है और देश में पहली बार हुई मोटो जीपी भारत की मुख्य रेस में रविवार को मुनी VR46 रेसिंग टीम के राइडर मार्को बेजेकी ने 22.29 मिनट का समय निकालकर प्रथम स्थान हासिल किया है और ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरित किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है विकास की गति। ये एक आयोजन में बोल रहे थे जिसमें 11 राज्यों में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11 राज्यों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करी है और ढांचागत जो विकास है उसकी गति और पैमाने को किस तरीके से वो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप मानते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। रेलवे के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, पिछली सरकारों द्वारा इस पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, निर्वाचित प्रतिनिधि और उन रेलवे स्टेशनों पर मौजूद थे जहां पर इनका शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी उदयपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर चित्तौड़गढ़ तक की उन्होंने यात्रा भी इसमें करी है। उन्होंने बताया, यानी प्रधानमंत्री ने बताया कि 25 यानी 25 वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से ही चल रही हैं और इसमें 9 और ऐड हो गई हैं, यानी कि अब संख्या हो गई है 34। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है। जो ये 11 राज्य हैं जिनमें ये 9 वंदे भारत चलाई गई हैं उसमें है राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात, जो लगातार रेल संपर्क से जुड़ते जा रहे हैं। एक दिन में भारतीय जितनी ट्रेनों में यात्रा करते हैं वो किसी अन्य देशों की जनसंख्या से भी अधिक है, ये भी कोट किया गया है। मोदी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने ये भी बोला कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर राज्य और हर राज्य के लोगों का विकास जरूरी है। पहले के रेल मंत्रियों द्वारा अपने राज्य में रेलवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के स्वार्थी सोच ने देश को बहुत पीछे ढकेला और इसी वजह से रेलवे का विकास भी नहीं हो पा रहा था।
उन्होंने बताया कि अब जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो भी अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, जैसा यहाँ पर न्यूज़ में दिया गया है, और कई रेलवे स्टेशन ऐसा कर भी रहे हैं। दूसरी न्यूज़ इसी में है कि जो अब रेलवे स्टेशन सुधारे जा रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उन्हें अमृत भारत रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाएगा। 500 से अधिक स्टेशनों को विकसित करने का इसमें कार्य चल रहा है, चाहे वो छोटे स्टेशन हो या फिर बड़े स्टेशन हो। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। खालिस्तानी आतंकियों के OIC कार्ड रद्द करने पर विचार शुरू। देखिए NIA द्वारा कनाडा स्थित नामित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त करने के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों से विदेश में बैठे भारत में वांछित अन्य आतंकियों की संपत्ति को पहचान करने को कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने एजेंसियों से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसे खालिस्तान समर्थक आतंकियों की पहचान करने और उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने को कहा है, ताकि वे भारत भी ना आ पाएँ। सरकार इस पर काफ़ी सख्त है। इस कदम से सरकार को भारत में इन आतंकवादियों की फंडिंग रोकने में मदद मिलेगी। अब ये जो खालिस्तान समर्थक हैं या जो खालिस्तान की मांग हो रही है, उसके बारे में हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, हमने भारत के मैप का ऊपरी हिस्सा लिया है, जिसमें ये पाकिस्तान देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, ये खालिस्तान बनाने की मांग हो रही थी। फिर यहाँ पर कुछ क्षेत्र को खालिस्तान बनाने की मांग हो रही थी। भारत का जो पंजाब राज्य है, उसको खालिस्तान बनाने की मांग हो रही थी, और गुजरात के कुछ प्रांतों को अपने में समाहित करने की बात हो रही थी। ऐसा इसलिए भी हो रहा था। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि खालिस्तान का अर्थ क्या होता है। खालिस्तान का अर्थ होता है खालसे की सरजमीन। भारत के पंजाब राज्य के जो सिख हैं, वो अलगाववादी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को ये नाम दिया गया है। भारत का पंजाब, राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा, वैसे ही पाकिस्तान का पंजाब राज्य इस खालिस्तान में आता है। खालिस्तान की बड़ी वजह यह है कि जब पाकिस्तान का भारत से बंटवारा हुआ तो कई जो गुरुद्वारे हैं वो पाकिस्तान में चले गए। पंजाब का बंटवारा भी हुआ, जो कश्मीर अधिकृत है, तो इसकी वजह से जो सिख थे काफ़ी नाराज़ थे और वो अपने लिए भी अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ये मांग की गई थी मास्टर तारा सिंह द्वारा, और इस बंटवारे का वो विरोध भी कर रहे थे। 30 सितंबर 1956 को, यानी कि 1956 को, 30 सितंबर 1956 को पंडित नेहरू और तारा सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत अकाली दल का कांग्रेस में विलय कर लिया गया। समझौते का परिणाम ये था, यानी कि जो इसमें समझौता किया गया था कि जो सिख हैं उनके शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा की जाएगी, उनकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वे नाराज़ होते गए और ये विद्रोह भी हुआ, और लगातार इसमें अब खालिस्तान की मांग हो रही है। भारत सरकार इसका पूरी तरीके से दमन करना चाह रही है, और इस बार एक्शन काफ़ी मजबूत लिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि 1 अक्टूबर को चलाया जाएगा देशव्यापी स्वच्छता अभियान। देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, और उससे पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुबह 10 बजे 1 घंटे का श्रमदान देने की अपील की गई है। सभी लोगों से, अपने आसपास या जितने केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी या आम जनता से भी ये अपील की गई है कि 1 अक्टूबर को 10 बजे से 1 घंटे के लिए आप श्रमदान करिए, अपने आसपास सफाई रखिए, ताकि पूर्व संध्या पर 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या और 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकें कि हम देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिएगा। अगर आपके आसपास गंदगी है या फिर आपकी वजह से कुछ गंदगी फैली है तो उसे साफ करिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जल्द न्याय के लिए मोदी सरकार ला रही है नए कानून। देखिए, गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की और आपराधिक न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव जो लाए जा रहे हैं उसका वर्णन किया है उन्होंने। इसमें 10 वर्षों के भीतर सजा दिलाने की जो दर बढ़ जाएगी और आपराधिक न्याय प्रणाली में देरी को दूर किया जा सकेगा, जिससे लोगों को जल्द न्याय मिल सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रविवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में शाह ने ये बात कही है। विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव भी किए हैं,
और इसमें जो मध्यस्थता कानून है, लगभग 160 वर्षों से जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। दो महत्वपूर्ण कानूनों को यहाँ पर कोट किया गया अमित शाह द्वारा। पहला था मध्यस्थता कानून, यानी कि जो विवाद है अगर वो थाने के स्तर पर मध्यस्थता से नहीं निपट सकता है और अगर वो अदालत में आ भी जाता है, निचली अदालत में, तो जजों द्वारा उसे मध्यस्थता यानी कि मीडिएटरिंग करके उसको वहीं पर समाप्त किया जाएगा। जैसे ज़मीन विवाद हो गया, तलाक का केस हो गया, भाइयों में विवाद हो गया, ज़मीन मतलब किसी भी तरीके का विवाद, सबसे पहली प्राथमिकता होगी उसे मध्यस्थता से निपटाया जाए ताकि उसे लंबे समय तक खींचा ना जा सके। और दूसरा है जन विश्वास बिल, यानी न्यायपालिका पे जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे। तो इस तरीके के कई कानून हैं जो लागू करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है और इसके बारे में अमित शाह ने बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ रहे हैं कि दिल्ली के 400 से अधिक रेस्टोरेंट और बार पर लटकने लगी है बंदी की तलवार। देखिए, इसमें 30 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है सत्यापन की, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की, और जो अथॉरिटी हैं जो आपको अधिकार देती हैं बार या रेस्टोरेंट चलाने का, उनसे आप परमिशन लीजिए। तो उसकी डेट है 30 सितंबर, जिसमें कि अभी तक सिर्फ 20 से 25% लोगों ने ही इसमें जो कार्रवाई है वो पूरी की है पुलिस सत्यापन की। इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 अक्टूबर से इस पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे रेस्टोरेंट और बार को बंद किया जाएगा। कई ऐसे रेस्टोरेंट और बार हैं जिसमें एक से अधिक मालिक हैं, यानी मालिकाना हक है, उनको भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। तलाक देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती परिवार अदालतें। देखिए, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा है कि जैसे कोई केस जाता है और महिला या पुरुष तलाक अब नहीं लेना चाहते हैं तो भी पारिवारिक जो अदालत है वो जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है कि आपको अब जब केस आ गया है तो आप तलाक ले लीजिए, क्योंकि ऐसे कई केस दिल्ली हाईकोर्ट के सामने संज्ञान में आ रहे थे जो पारिवारिक अदालतें नहीं निपटा पा रही थीं। तो उसकी वजह से ही ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर माह मिल रहे हैं घर से भागे औसतन 90 से अधिक बच्चे और 756 बच्चे इस वर्ष अभी तक पाए गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यस्तम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हर माह औसतन 90 से अधिक बच्चे मिल रहे हैं। ये बच्चे या तो अपने घरों से भाग आते हैं या किसी बहलावे फुसलावे में आकर घर छोड़ देते हैं। स्टेशन पर बच्चे चोरी ना हो और घर से भागकर दिल्ली जो पहुंच रहे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए स्टेशन पर भी 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। रेलवे चाइल्ड लाइन कार्य कर रही है, सलाम बालक ट्रस्ट काम कर रहा है और साथ ही इसमें कार्य कर रहा है। उसके साथ ही जो वेंडर होते हैं, आपने देखा होगा जो स्टॉल लगाए रहते हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे बहकावे में आकर दिल्ली तो चले आते हैं लेकिन वो फिर किसी गलत चंगुल में ना फंस जाएं, इसलिए ऐसी मुहिम चलाई जा रही है ताकि बच्चों को सुरक्षित हाथों में पहुंचाया जा सके या फिर उनके परिवार को सौंप दिया जाए। अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को अपने रेलवे स्टेशन पर, यानी कि अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर देखते हैं या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, तो आप पुलिस को तुरंत संपर्क करिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेना की वार्षिक परेड अगले साल लखनऊ में होगी। देखिए, एक योजना चलाई गई थी कि जो अभी तक वार्षिक परेड होती थी वो अभी तक नई दिल्ली में होती थी, फिर इसको चेंज किया गया 2023 से। तो जो 15 जनवरी 2023 की सेना परेड थी उसे बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अब जो 15 जनवरी 2024 की सेना परेड है उसे लखनऊ में आयोजित किया जाएगा और ऐसे ही समारोह अब नई दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत व अमेरिका की नौसेना में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल जो हैं हमारे आर हरि कुमार ने 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र शक्ति संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 19 से 22 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा की। इस दौरान तेजी से बढ़ती भारत अमेरिकी रणनीतिक भागीदारी में द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर प्रमुखता से बात की गई। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि नौसेना प्रमुख की अमेरिका यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में विविध साझेदारों के साथ भागीदारी के लिए नौसेना के उच्च स्तर पर बातचीत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। अमेरिकी नौसेना ने हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण की ओर काम करने के लिए नौसेना के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य पर
फोकस किया है। देखिए, एडमिरल हरि कुमार ने ISS में भाग लेने के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, फिजी, इजराइल, इटली, जापान, केन्या, पेरू, सऊदी अरब, सिंगापुर और ब्रिटेन समेत विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। सबसे पहले ISS के बारे में जान लीजिए कि जो ISS है, इसका आयोजन अमेरिकी नौसेना द्वारा US नेवल फॉर कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में किया जाता है और भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए इस दृष्टिकोण से भारत का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संस्कृति और संगीत अब ग्लोबल। देखिए, मन की बात जो कार्यक्रम था उसका 105वां जो एपिसोड था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो भारतीय संस्कृति और संगीत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता को यहाँ पर रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और संगीत ग्लोबल हो चुके हैं। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से जो सोत नदी है जो विलुप्त हो रही थी उसको पुनर्जीवित किया गया है, इस पर भी उन्होंने फोकस किया है। BRO के अस्थायी श्रमिकों की मृत्यु पर पार्थिव शरीर घर ले तक पहुंचाएगी सरकार। देखिए, अभी तक क्या होता था कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती थी कि पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जाए। कभी कभी श्रमिकों को जो कठिन परिस्थितियों में वहाँ कार्य करना पड़ता है, माइनिंग विस्फोट किए जाते हैं या पत्थरों को तोड़ने के लिए जो विस्फोट किए जाते हैं, उसमें कभी कभी वहाँ जो मजदूर हैं वो हताहत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब BRO उनकी बॉडी को, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनकी बॉडी को उनके घर तक पहुंचाएगी और जो अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपये दिए जाते थे उसे अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। BRO जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। BRO का जो कार्य होता है वो होता है सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रख रखाव करना। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में भारत के 50 और स्थल। भारत विविध प्रकार के विरासत स्थलों का घर है, जिसमें से कुछ को ही यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसाला को इस श्रेणी में शामिल किया गया था, जिससे विश्व विरासत सूची में हमारी धरोहरें हो गई 42 यानी कि 42। लेकिन अब इसमें और भी नाम भेजे गए हैं, जिसमें दिल्ली का बहाई टेम्पल भी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में अनुमोदित सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसमें 195 देश, स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 195 देश इसमें हैं और 8 सहयोगी देश हैं और इसमें जो इसके रीजनल ऑफिस हैं वो टोटल विश्व में 50 रीजनल ऑफिस हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि कनाडा से दाल आयात पर रोक की मंशा। देखिए, कनाडा से जिस तरीके से तनाव चल रहा है उस पर कनाडा से दाल आयात को रोकने का अभी इसमें कोई मंशा नहीं है, ये बताया गया है। और इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं कि भारत में सालाना लगभग 23 लाख टन मसूर दाल की खपत होती है, जिसमें घरेलू उत्पादन 15 से 16 लाख का ही है। बाकी जो आयात होता है वो मुख्य रूप से कनाडा पर निर्भर है भारत, और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। पिछले साल की अगर हम बात करें 2022-23 में भारत ने कनाडा से $37 करोड़ मूल्य के 4.85 लाख टन मसूर दाल का आयात किया था और अभी तक 1 लाख टन का इस वर्ष जो चालू वित्त वर्ष है इसमें 1 लाख टन का आयात किया जा चुका है। कनाडा से जो तनाव चल रहा है इसलिए भी कनाडा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो कनाडा के बारे में थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें कनाडा, ये है कनाडा। देखिए, कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा, यहाँ की करेंसी है डॉलर और ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। चलिए, महंगाई के बावजूद रेपो रेट को फिर स्थिर रख सकता है RBI। देखिए, जो चौथी बैठक होने वाली है मौद्रिक नीति समिति की, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं
कि अभी भी रेपो रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष 8 फरवरी को रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5 कर दिया गया था। उसके बाद से रेपो रेट को अभी नहीं बढ़ाया गया है। 4 से 6 अक्टूबर के दौरान होने वाली जो बैठक है उसमें भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि रेपो रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं मदन सबनवीस, उन्होंने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में भी खुदरा महंगाई 5% के ऊपर रह सकती है। ऐसे में RBI इस बार भी ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड से 30 तक जुड़वा ले नॉमिनी, यानी कि डीमैट खाते कौन होते हैं? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वे जानते होंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट के बिना आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के लिए तो आप आधार पैन कार्ड से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो डीमैट खातों में जो लोग ने अभी तक नॉमिनी का नाम नहीं दिया है वे 30 सितंबर तक दे दें। जुराब निर्यात में विश्व में आत्मनिर्भर भारत की गूंज। नॉन लेदर फुटवियर बनाने के लिए प्रसिद्ध बहादुरगढ़ जुराब निर्यात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को संबल दे रहा है। यहाँ की स्वदेशी कॉटन से बनी जुराबों की मांग विदेश में बढ़ती जा रही है। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन, हांगकांग, डेनमार्क, स्वीडन समेत 13 देश यहाँ की बनी हुई जुराब यानी कि सॉक्स के मुरीद हैं। जोरदार निर्यात के कारण न केवल बहादुरगढ़ जुराब निर्यात में अग्रणी है अपितु यहाँ की जुराब गुणवत्ता के मामले में भी विश्व की शीर्ष 5 कंपनियों के साथ कदम ताल मिला रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से कि दुनिया अब भी दोहरे मानकों की प्रभावशाली देश कर रहे हैं परिवर्तन का विरोध। देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया अब भी दोहरे मानकों की है। जो देश प्रभावशाली हैं वे परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक प्रभाव वाले लोगों ने उन क्षमताओं को हथियार बना लिया है। जयशंकर साउथ राइजिंग पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़ विषय पर एक मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कई वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की और इसका वीडियो भी साझा किया। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि बदलाव के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति से ज़्यादा राजनीतिक दबाव है। जो प्रभावशाली पदों पर हैं वे परिवर्तन के दबाव का विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक यह देखा जा रहा है। जो आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं वे उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास संस्थागत प्रभाव या ऐतिहासिक प्रभाव है उन्होंने वास्तव में उनको भी हथियार बना लिया है। वैश्विक समस्याओं के निस्तारण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं दक्षिणी देश। भारत विश्व का दक्षिणी भाग वैश्विक मसलों के निर्माण में भागीदारी निभाकर प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। विश्व की ज़्यादातर समस्याएं दक्षिण भारत के देश पैदा नहीं करते, लेकिन उन समस्याओं का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। यह बात संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने की है। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण भाग के देशों के नेताओं के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वैश्विक समस्याएं दक्षिण में पैदा नहीं होती बल्कि उनका प्रभाव दक्षिण देशों को झेलना पड़ता है। विश्व के दक्षिण भाग में भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया सहित 78 देश आते हैं। इनमें ज़्यादातर विकासशील देश शामिल हैं। चलिए, तो ये आज का 25 सितंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। काफ़ी गैप हुआ, लगभग 2 महीने का गैप हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि अब वीडियो रेगुलर मिलें। तो आप जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।